गुड इवनिंग टू यू ऑल। लास्ट डे हम लोग माइग्रेंट लेबर क्राइसिस को डिस्कस कर रहे थे। उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का हमारा डिस्कशन पूरा नहीं हुआ था, लेकिन परसों जितने डायमेंशन को हमने डिस्कस किया है वहाँ तक में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लें। ओके, जैसे मैं ओवरऑल अगर आप कोरोना क्राइसिस को देखें तो उस कोरोना क्राइसिस में सरकार की रणनीति आपको क्या लगती है? क्या आप ये महसूस कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार के पास क्लियर कट विजन है इसको रिस्पॉन्ड करने का? आप क्या महसूस करते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए प्रश्न ऑब्जर्वेशन का है और ऑब्जर्वेशन के जरिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हमारे लिए चीजें कंपैरेटिवली आसान होंगी। बतलाइए। ठीक है, कभी सरकार ये कहती है स्टे होम स्टे सेफ, स्टे होम स्टे सेफ, जो जहां हैं वहीं रुके। नहीं, और इसी के तहत जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको वहीं रोकने की कोशिश की जाती है जहां पर वो मौजूद थे। जब माइग्रेंट लेबर बाहर निकलते हैं तो आरंभ में सरकार परमिशन डिनाई करती है, फिर सरकार परमिशन देती है, फिर सरकार परमिशन को वापस लेती है। कहने का मतलब यह कि यह इंडिकेट करता है, मतलब आप खुद अभी देखें ना, करेंट परमिशन जो दिया गया है, जरा रुक करके सोचे, उस बिंदु को आज हमें डिस्कस करना है। सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दे रही है, तकनीकी रूप से लॉकडाउन को बरकरार रखते हुए भी लॉकडाउन के प्रावधानों को उदार बना रही है। एग्री करते नहीं? उसके पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है? उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि देखिए लगभग 1.5 महीने तक जो ये लॉकडाउन रहा है, इसने देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बुरी तरह से प्रभावित किया है, प्रोडक्शन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सप्लाई चेन ही कोलैप्स नहीं किया है, बल्कि प्रोडक्शन चेंज भी कोलैप्स करने की स्थिति में है। यहां तक एग्री करते? तो लॉकडाउन में ढील इसलिए दी जा रही है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को, प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, प्रमोट किया जा सके। एग्री कर रहे हैं? अगर हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करना है, यदि हमें प्रोडक्शन को प्रमोट करना है, यदि हमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को प्रमोट करना है, तो इसके लिए आवश्यकता किस बात की होगी? लेबर का महत्वपूर्ण रोल होगा। बिना लेबर के प्रोडक्शन संभव है क्या? बतलाइए। बिना लेबर के प्रोडक्शन संभव है? जो माइग्रेंट लेबर थे उनका एक हिस्सा होली के समय अपने घर लौटा। होली के समय जो घर आया वो वापस नहीं पहुंचा।
शेष लेबर जो शहरों में रह गए थे, शहरी केंद्रों में रह गए थे, उनका एक हिस्सा पैदल, बस से, साइकिल से या अन्य तरीके से वापस लौटा और एक हिस्सा शहरी श्रमिकों का वहीं पर रह गया। जो हिस्सा शहरी श्रमिकों का वहीं पर रह गया, सरकार उनको रेल स्टार्ट करके उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश में लगी है। यह शॉर्टेज ऑफ लेबर की स्थिति को क्रिएट करेगा या नहीं करेगा? और अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि जिस रेल से श्रमिकों को भेजा जा रहा है उनके घरों तक, उन्हीं श्रमिकों के साथ साथ लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी पहुंच रहे हैं। पहले से उनके संपर्क सूत्र बने हुए हैं और जब वह ट्रेन वापस हो रही है तो वापसी में उस ट्रेन के साथ प्रलोभन दे करके या दबाव निर्मित करके या किसी अन्य तरीके से जिस लेबर को उन्होंने तैयार किया है उसको वापस शहरों तक ले जाया जा रहा। अब पहले परमिशन देने की बात की गई, कर्नाटक और भोपाल सरकार के द्वारा कुछ समय के बाद उस परमिशन को विड्रॉ किया जाता। रेल मंत्रालय रेल उपलब्ध करवाने के लिए जब तैयार होती है तब बाद में वह उस अनुमति को रद्द करने की गुहार लगाती। 2-3 दिन जब इस पर बवाल होता, एक प्रेशर बिल्डअप होता है, तो वापस उनको भेजने की बात की जाती है। अब फिर कर्नाटक सरकार ने दूसरी बार अपने निर्णय को बदलते हुए क्या निर्णय लिया? यह निर्णय लिया कि वह मजदूर, प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाएगी। तो क्या यह आपको नहीं लगता 1 स्टेप बैकवर्ड फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप बैकवर्ड वाली रणनीति है? क्लियर हो रहा है? देखिए, कई बार मुझे आशंका होती है कि दरअसल अभी जो माइग्रेंट लेबर को उनके घर तक लाने का निर्णय लिया गया है, कहीं इसके पीछे यह कारण तो नहीं है कि ये जो वंदे भारत मिशन चलाया जा रहा है, जिसका बड़े जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, जिसके तहत विदेशों में फंसे हुए भारतीयों या अप्रवासी भारतीय जो है उनको वापस उनके घरों तक लाया जाएगा, वंदे भारत मिशन को लेकर के प्रश्न नहीं उठे, उसको रैशनलाइज किया जा सके, जस्टिफाई किया जा सके? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी के कारण से पहले जो है घरेलू प्रवासी श्रमिकों को उनके घर तक आने की अनुमति प्रदान की गई है और फिर चरणबद्ध तरीके से उसे रोकने की कोशिश की जा रही है और बड़े जोर शोर प्रचार से वंदे भारत मिशन को प्रचारित प्रसारित करते हुए सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही। रुक करके सोचने की जरूरत है। देखिए, यहां पर एक प्रश्न आप मुझसे कर सकते हैं और वो आपका प्रश्न जेन्युइन होगा। जेन्युइन प्रश्न यह होगा कि सर आप चाहते क्या है? जब लेबर को नहीं लाया जा रहा था तब भी आलोचना कर रहे थे, जब सरकार लाने की बात कर रही है तब भी आप आलोचना कर रहे हैं। यह प्रश्न जेन्युइन है या नहीं? और परसों जो हमारी आपके साथ चर्चा हो रही थी, तो अपनी चर्चा के क्रम में हमने स्पष्ट शब्दों में कहा, कि अगर लेबर को लॉकडाउन शुरू करने के पहले लाया जाता या आनंद विहार या सूरत जैसे जगहों पर जो माइग्रेंट लेबर क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न होती है लॉकडाउन के पहले फेज में, और मुझे लगता है मार्च लास्ट वीक, अप्रैल फर्स्ट वीक, उस समय भी अगर लेबर को लाने की दिशा में पहल की जाती तो उतनी बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन अब जो लेबर को लाने की कोशिश की जा रही है, आप अगर देखें, इमेजिन करें, पिछले 3 दिनों से क्या बतला सकते क्या आंकड़ा है?
देश भर में कोरोना संक्रमण के शिकार मरीजों की संख्या में कितना इजाफा हुआ है, अंदाजा है? पिछले 3-4 दिनों के दौरान बिहार में कोरोना संक्रमण के शिकार लोगों की संख्या में क्या इजाफा हुआ है? क्या हम उसके लिए तैयार हैं क्या? फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं। माइग्रेंट लेबर क्राइसिस उस मोड़ पर पहुंच जाता अनप्लान्ड लॉकडाउन के कारण और लैक ऑफ विजन के कारण, जहां पर उन प्रवासी श्रमिकों को सड़क में रोके रखना भी क्राइसिस को क्रिएट करेगा और उनको उनके घर तक जाने की अनुमति देना भी एक बड़े संकट को जन्म देगा। क्योंकि अब आप इस बात को समझें कि समस्या सिर्फ जो है भोजन की नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ हंगर नहीं है। माइग्रेंट लेबर के कंटेक्स्ट में हंगर से एक बड़ी समस्या जन्म ले रही है, वो है इमोशनल क्राइसिस। और जितना आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे ना, वो उतना ज्यादा फोर्स लगाएंगे अपने नेटिव लैंड तक जाने के लिए, और उतना फोर्स वो लगा रहे हैं। और उसका परिणाम क्या है? उसका पहला परिणाम अगर आप देखें तो इकोनॉमी को रिवाइव करने की जो कोशिशें हो रही हैं, वो कोशिश सफल होगी शॉर्टेज ऑफ लेबर के कारण, इसमें मुझे संदेह है। क्योंकि जो श्रमिक आ चुके हैं, कम से कम ये आप लेकर के चलें अगले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक वो वापस शहरों की ओर लौटने नहीं जा रहे हैं। और जो श्रमिक शहरों में फंसे हुए हैं, जब जैसे उन्हें मौका मिलेगा वो अपने घर की ओर वापस लौटेंगे। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में शॉर्टेज ऑफ लेबर की समस्या जो है वो और ज्यादा गंभीर होने की संभावना है। लेबर क्राइसिस गहराएगा, और लेबर क्राइसिस अगर गहराएगा, देखिए मार्केट फैक्टर काम करता है डिमांड और सप्लाई के फैक्टर के आधार पर। लेबर का डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, तो इसके कारण लेबर कॉस्ट भी तेजी से बढ़ने की संभावना पैदा होगी, जो कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर को क्रिएट करेगा। और दूसरा, यह प्रोडक्शन को भी एडवर्सली प्रभावित करने का काम करेगा। यहां तक में किसी प्रकार का कोई डाउट अगर है तो पूछिए। नहीं, हिमांशु जी आपके प्रश्न थे, उसका जवाब मिला? हाँ, अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। मैंने एक टर्म यूज किया था, कोरोना बम। ध्यान है? अब समस्या देखें कहां पर है। 2-3 चीजों की ओर इशारा करूंगा। जो मार्केट फोर्सेज हैं उनको अगर आप छोड़ दें तो लॉकडाउन का विरोध करने वाले कितने लोग हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि इंडिया एज ए नेशन होमोजेनियस है क्या? कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर आप देखें तो एक रूपता दिखाई पड़ती है क्या? मार्केट के मामले में,
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मामले में, लेबर के कंटेक्स्ट में नहीं, या फिर कोरोना के इफेक्ट के कंटेक्स्ट में, या फिर कोरोना का इफेक्ट जिस चैलेंजेस को क्रिएट कर रहा है उसके कंटेक्स्ट में, अगर वो एक रूपता नहीं दिखाई पड़ती तो एक यूनिफॉर्म लॉकडाउन के कंसेप्ट को पूरे देश में लागू करना कहां तक जायज होगा? ये एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष जो इमर्ज करता हुआ आता वह यह कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोरोना से रिलेटेड जो गाइडलाइंस जारी किए थे, उस गाइडलाइंस में मॉडिफिकेशन करते हुए यह कहा कि जो भी जिनका भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होता है, सारे लोगों को आइसोलेशन सेंटर में नहीं रखा जाएगा। ये बाद में चेंजेस हुए, पहले सारे लोगों को आइसोलेशन सेंटर में रखने की बात थी। उसने कहा कि जो भी लोग हैं उनको क्लासिफाई किया जाएगा माइल्ड केसेज और सीवियर केसेज। जो माइल्ड केसेज है उस माइल्ड केसेज को होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा और जो सीवियर केसेज है उसको आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा। आप इमेजिन करें कि राष्ट्र के नाम संबोधन शायद दूसरी बार जब हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे थे तो कोरोना की चुनौती को रिस्पॉन्ड करने के क्रम में उन्होंने गिनती गिनाई थी और उन्होंने बतलाया था कि अभी हमारे यहाँ कोरोना के इतने केस हैं, इसके लिए इतने बेड की जरूरत है। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 1.25 लाख के आसपास जो है, सारा आंकड़ा डिटेल उन्होंने दिया। और आज के डेट में बात करूं तो 67,000 कोरोना पॉजिटिव केसेज हमारे सामने है। इस 67,000 में अगर आप देखें तो मुझे लगता है नियर अबाउट 48-49,000 जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, शेष जो है रिकवर कर चुके हैं नहीं। और करीब करीब जब यह आंकड़ा मेरे ख्याल से 35 से 40 हजार के बीच था, उसी समय आपको कोरोना पॉजिटिव मरीजों को क्लासिफाई करना पड़ता है माइल्ड और सीवियर केसेज के रूप में। दूसरी बात मैं कहता हूं कि अगर आपके संपर्क सूत्र में प्रशासन में लोग हों, हेल्थ सेक्टर में जुड़े हुए हों, और इवन मैं बिहार सरकार की बात कर रहा हूं, मेरे ख्याल से 4 या 5 तारीख के आसपास बिहार सरकार के नए नोटिफिकेशन आते हैं और बिहार सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में 2 बातें की। पहली बात बिहार सरकार ने की कि अब कोरोना टेस्ट के लिए उन्हीं को भेजा जाएगा जिनमें कोरोना के सिम्टम हैं। मेरी बातों पर गौर करेंगे, उन्हीं को कोरोना टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। जिसमें सिम्टम नहीं है उनका कोरोना टेस्ट नहीं करवाया जाएगा। और दूसरी बात, पहले था कि अगर मान लीजिए मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होता तो मेरे परिवार के जितने लोग हैं जो मेरे संपर्क में रहे और अन्य जितने लोग मेरे संपर्क में आए हैं सबका कोरोना टेस्ट होगा। इस प्रोविजन में भी नोटिफिकेशन के जरिए चेंज लाया गया और यह कहा गया कि अब केवल कनेक्टेड लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा, क्वारंटाइन में रखा जाएगा और क्वारंटाइन पीरियड के दौरान अगर सिम्टम सामने आएंगे तो उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा।
नहीं। अब यहां पर रुक करके थोड़ा सा सोचिए। लॉकडाउन की जब चर्चा हो रही थी तो मैंने भी लॉकडाउन की आलोचना की एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में कि लॉकडाउन अपने आप में पर्याप्त नहीं है कोरोना क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने के लिए। लॉकडाउन को आपको एग्रेसिव टेस्टिंग के जरिए सप्लीमेंट करना होगा। जब तक लॉकडाउन को आप एग्रेसिव टेस्टिंग के जरिए सप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक लॉकडाउन की रणनीति कारगर होगी, हमें संदेह है। और यह बात मैं नहीं कह रहा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अब तक मोर देन ए डजन टाइम्स इस बात को दोहराया है। इसका मतलब यह है कि टेस्टिंग को बढ़ाए जाने की जरूरत है या घटाए जाने की जरूरत है? बतलाइए। टेस्टिंग को बढ़ाए जाने की जरूरत है। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी कहती है कि 100 केसेज में नियर अबाउट 69-70 केसेज में ऐसा देखा गया है कि कोरोना का कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन जब टेस्ट हुआ तो वो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया। अब आप यहां पर रुक करके सोचिए, जिसमें सिम्टम नहीं है आप उनका टेस्ट नहीं करवाएंगे, तो जिनका आप टेस्ट नहीं करवा रहे हैं उनमें दो प्रकार के लोग हैं। ऐसे भी लोग होंगे जो कोरोना संक्रमण के प्रभावों से बचे हुए होंगे और ऐसे भी लोग होंगे जो कोरोना के संक्रमण के शिकार होंगे लेकिन सिम्टम सामने नहीं आया होगा, उनकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। ऐसा हो सकता है या नहीं? और मान लीजिए कि मेरी इम्यूनिटी बेहतर है लेकिन मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, कोरोना से संक्रमित हूं, मैं जो है कोरोना पॉजिटिव हूं लेकिन मेरी इम्यूनिटी बेहतर है, सिम्टम सामने नहीं आए। हो सकता है मैं कोरोना से रिकवर भी कर जाऊं बिना टेस्ट के और बिना मेडिकेशन के, लेकिन इमेजिन कीजिए कि वे सारे लोग जो मेरे संपर्क में आए सबकी इम्यूनिटी तो बेहतर नहीं होगी, वो हमसे संक्रमित हो सकते। और हमसे जो संक्रमित होंगे दो प्रकार के लोग होंगे। नंबर 1, एक जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होगी उनमें सिम्टम उभर करके सामने आएगा, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होगी उनमें मजबूत होगी, उनमें सिम्टम सामने नहीं आएगा। नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं हर चलता फिरता आदमी जो है कोरोना सस्पेक्ट की कैटेगरी में आया। ये कोरोना संक्रमण को बढ़ाएगा या घटाएगा? अब प्रश्न यहां पर उठता वही है। अब मैं एक दो चीजें आपको बतलाता हूं अभी क्या चीजें हो रही। बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं उनको कहां जाना है? क्वारंटीन में रखा जाना है उनको। अब उनको क्वारंटीन में कहां रखा जाना है? या तो क्वारंटीन सेंटर में रखा जाना है या वे होम क्वारंटीन में जाएंगे। अब आप यहां पर देखें क्या हो रहा है कि जो प्रभावशाली लोग हैं वो अपने प्रभाव और अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए होम क्वारंटाइन या सेल्फ क्वारंटाइन का सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि आपको होम क्वारंटाइन में रहने की अनुमति दी जाती, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर की हालत बहुत ही खराब है। और जिनकी पहुंच नहीं है, जो सक्षम नहीं है, जो प्रभावी नहीं है, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। अब मैं आपसे पूछता कि भारत में ऐसे घरों की संख्या कितनी होगी जहां पर अटैच्ड लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था होगी? क्योंकि ये ध्यान रखें, होम क्वारंटाइन तभी सक्सेसफुल है जब अटैच्ड लेटरिन बाथरूम की सुविधा उपलब्ध हो। गलत तो नहीं कह रहा, क्योंकि होम क्वारंटाइन का मतलब है कि आपको किसी के संपर्क में नहीं जाना है,
और किसी के संपर्क में नहीं जाना है मतलब अपने घर वाले के भी संपर्क में नहीं जाना है। और यह तभी संभव होगा ना जब सेपरेट लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था हो। और आज अगर आप देखें तो वो ग्राफ तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। कल 4296 एडिशन रहे हैं पूरे भारत में। अब देखिए आज के क्या हालात रहते, और आने वाले समय में इसमें तेजी आनी है। इसलिए मैंने कहा कि हम एक बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, और कहीं न कहीं सरकारों का जो रवैया दिख रहा है, क्योंकि सरकार पर कॉरपोरेट सेक्टर का भी दबाव है, और दूसरी चीज कहीं न कहीं शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज की स्थिति सरकार के सामने है। और आप देखें आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को कम करने की दिशा में पहल कर रही है। और ओवरऑल अगर आज से साल भर बाद मैं आपसे बात करूं तो मुझे लगता है कि तब तक जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई होंगे उनकी ओवरऑल सैलरी में 40 से 50% तक कट की स्थिति हो सकती है। तो सवाल यहां पर यह उभर करके आता कि सरकार को रिसोर्स जनरेट करना है। सरकार की प्राथमिकता अब वह है, इसलिए सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन तकनीकी रूप से समाप्त हो तब भी, और लॉकडाउन तकनीकी रूप से समाप्त ना हो तब भी सरकार रिसोर्स जनरेशन को प्राथमिकता देगी। और इसके लिए लॉकडाउन में ढील दी जाएगी व्यावहारिक रूप से। और ऐसी स्थिति में हम और आप अगर अतिरिक्त सावधानी नहीं बरतते, और इसकी आशंका प्रबल है क्योंकि पूरे के पूरे लॉकडाउन पीरियड के दौरान आम लोगों का जो एटीट्यूड रहा है, आम लोगों का जो लॉकडाउन के प्रति रिस्पॉन्स रहा है, मुझे नहीं लगता, मेरा जो फील्ड ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है वो बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा है, वह आश्वस्त करने वाला नहीं रहा है। और इसलिए खतरा इस बात का है कि लॉकडाउन, एक और लॉकडाउन को अनलिमिटेड पीरियड तक जारी भी नहीं रखा जा सकता, और दूसरी ओर लॉकडाउन में अगर हम ढील देते तो यह संभव है कि लोग कैजुअली रिस्पॉन्ड करें, और जब लोग कैजुअली रिस्पॉन्ड करेंगे तो उस स्थिति में कोरोना ट्रांसमिशन की समस्या जो है वह गंभीर से गंभीरतर होती चली जाएगी। कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है तेजी से बढ़ती चली जाएगी, और फिर इस चीज को चेक कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए मैंने ये बात कही कि आप अगर देखें तो शहरी केंद्रों में, उत्पादन केंद्रों में, औद्योगिक गतिविधियों में लेबर के लिए लेबर की अनुपलब्धता आने वाले समय में गंभीर होगी। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या गंभीर होगी, क्योंकि हमारी रूरल इकोनॉमी इस स्थिति में नहीं है कि वह उन्हें एब्जॉर्ब कर सके, उसकी इतनी क्षमता नहीं है, और वह अभी उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि अब तक के संकटों से कोरोना संकट इस मायने में भिन्न है कि मतलब हाईएस्ट इनकम ग्रुप के लोगों से लेकर लोएस्ट इनकम ग्रुप के लोगों तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कोरोना से प्रभावित नहीं हो रहा हो और नहीं हुआ।
और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आपको कहूं तो मैं कहना चाहूंगा कि एक दूसरी समस्या जिसकी ओर आप लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। अब बात करें जो उस प्रोडक्शन चेन से जुड़े हुए हैं, जो उस डिस्ट्रीब्यूशन चेन से जुड़े हुए हैं। आपको यह पता चलेगा कि समस्या सिर्फ शॉर्टेज ऑफ लेबर की नहीं है, समस्या शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स की भी है। हमारी कई इंडस्ट्री है, क्योंकि फेसबुक पर लिखने में बहुत अच्छा लगता है, बाइकॉट चाइना, बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, ये बहुत अच्छा लगता है लिखना। लेकिन क्या चीन के विकल्प हमारे पास हैं? जिन इंडस्ट्रीज में के लिए कच्चे माल हेतु हमारी चीन पर निर्भरता है, विदेशी आयातों पर निर्भरता है, आप देखें लैक ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स की चुनौती से वे सारे इंडस्ट्रीज, वे सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जूझ रहे हैं। और शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स की समस्या को रिस्पॉन्ड करना जो है वो आसान नहीं होने जा रहा। अगेन अगर आप शेयर करें उनके एक्सपीरियंसेस को, जो लोग शहरों से लौटकर आ रहे हैं, चाहे उनका इंटरव्यू देखें, चाहे न्यूज़पेपर में उनसे रिलेटेड न्यूज़ देखें, या आपको अगर उनसे बात करने का मौका मिलता है, ठीक है, तो आपको लगेगा कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, और उनका फ्रस्ट्रेशन इमोशनल कहीं अधिक है। ऐसा लगता है उनके विश्वास को झटका लगा है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी का प्रश्न ही यहां पर नहीं है, समस्या एम्प्लॉयमेंट और इनकम का नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि मर जाएंगे पर वापस नहीं जाएंगे, यह कहीं ना कहीं शहरी जीवन से उसके मोहभंग की ओर इशारा कर रहा है। और शहरी जीवन से यह मोहभंग जो है वह लेबर की अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे क्या होने वाला है, यह उसकी ओर इशारा कर रहा है। इसका मतलब यह आप ना लें कि वो लौट करके शहर नहीं जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो कल से शहर की ओर वापस चले जाएंगे और जितने लोग लौट के आए हैं सारे के सारे लोग वापस चले जाएंगे। अगेन अगर मैं आपसे बात करूं तो कई लोग रिवर्स माइग्रेशन के इस प्रोसेस को रोमांटिक नजरिए से देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि रिवर्स माइग्रेशन जो है इंडिया की रूरल इकोनॉमी के लिए वरदान साबित हो सकती है आने वाले समय में। इस रिवर्स माइग्रेशन का फायदा उठा करके जो रूरल इकोनॉमी है उसको रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है, उसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह उठता कि क्या यह काम इतना आसान है? निश्चित तौर पर रिवर्स माइग्रेशन रूरल इकोनॉमी के लिए नवीन संभावनाओं को जन्म दे रहा है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आने वाले समय में यह उतना आसान भी नहीं होने जा रहा।
क्योंकि अचानक से प्रेशर बढ़ा है और प्रेशर बहुत अधिक बढ़ा है। नंबर 2, रूरल इनकम जनरेशन भी जो है वह बुरी तरह से लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुआ है। नंबर 3, इसके कारण डिमांड भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। नंबर 4, कि फिनेंशियल रिसोर्सेज की उपलब्धता इन नवीन संभावनाओं के दोहन के लिए आवश्यक है, लेकिन वो फिनेंशियल रिसोर्सेज जो है ना तो वो सेल्फ फिनांसिंग की स्थिति में है और ना ही फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्थिति में आने वाले समय में होंगे कि वे उनके लिए उन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सकें जिन वित्तीय संसाधनों की बदौलत वे रूरल इकोनॉमी में खुद को रीएडजस्ट कर सके। तो अगर आप देखें ओवरऑल तो मेरा ऑब्जर्वेशन यह कहता है कि प्रवासी श्रमिकों के संकट के रूप में बड़ी चुनौतियां आने वाले समय में भारत के समक्ष उत्पन्न होने जा रही हैं और उन चुनौतियों का समाधान जो है वो भारत के लिए आसान नहीं होने जा रहा है। मुझे लगता कि माइग्रेंट लेबर क्राइसिस के जो डिफरेंट एस्पेक्ट थे उस डिफरेंट एस्पेक्ट को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। लगभग सारे डायमेंशन को हमने छूने की कोशिश की। अगर आपको यहां तक में आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, चूंकि हमारे पास समय अभी 22 मिनट का समय है, किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप रेज करें, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। ओपन है डिस्कशन। बताइए। क्या कोई प्रश्न है? किसी प्रकार का कोई प्रश्न? ये तो चिंता का विषय है। हाँ बोलिए ना, आप ही की आवाज की प्रतीक्षा थी। मतलब लीगल है या इलीगल, मतलब क्या एफआईआर लॉन्च करवाने पर विचार कर रहे हैं क्या? तब ये बतलाइए। हाँ बोलिए। ये लॉकडाउन नीतीश कुमार जी पर ही लागू था या योगी जी पर भी लागू था? क्या योगी जी ने अपनी गाड़ियां भेजी या नहीं उनको वापस लाने के लिए? जब आनंद विहार का क्राइसिस जो क्रिएट होता है
मैं थोड़ा सा रेफरेंस लेना चाहूंगा उसका। आनंद विहार का जो क्राइसिस क्रिएट होता है, अगर आपको ध्यान हो तो क्या आप में से कोई बतला सकता कि वो क्राइसिस कैसे क्रिएट हुआ है? किसी को आइडिया है क्या? हेलो, क्या किन्हीं को आइडिया है? अगर नहीं हो तो मैं बतलाऊं। कुछ मजदूर सैकड़ों से लेके हजार तक पैदल ही चल पड़ते हैं, और जब कुछ मजदूर चल पड़ते हैं तो उस स्थिति में देखेंगे आनंद विहार के आसपास वो इकट्ठे होते हैं। मीडिया कवरेज शुरू होता है, और मीडिया कवरेज जब शुरू होता है तब आप देखेंगे कि योगी जी घोषणा करते हैं कि हम 2000 बस उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको पिक करने के लिए भेज रहे हैं। उनको आनंद विहार से पिक करके उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। योगी जी जब ये घोषणा करते तो अरविंद केजरीवाल जी डीटीसी बस शुरू करते। वो उन्हें लगता कि योगी जी इतना कर रहे हैं तो हमारी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। वो दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जहां पर थे प्रवासी श्रमिक, उनके लिए बस शुरू करते और वो बस से आनंद विहार पहुंचना शुरू करते, और अचानक से हजारों की संख्या लाखों में तब्दील हो जाती है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट यह बतलाता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट यह बतलाता है कि आनंद विहार में जो माइग्रेंट लेबर क्राइसिस उत्पन्न हुआ, जो दबाव निर्मित हुआ, उस दबाव को रिजॉल्व करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। सीक्वेंस ऑफ इवेंट के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं। हो सकता है मैं गलत भी हूं, नहीं, लेकिन उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट में मैं ये चीज क्लियर कर देना चाहता, योगी जी ने 2000 बस की व्यवस्था करने की घोषणा पहले की है, दिल्ली सरकार ने डीटीसी की बसों को उसके बाद चलाया है। एक ये स्पष्ट कर दूं। दूसरी चीज ये स्पष्ट कर दूं आपके सामने कि कम से कम 48 से 72 करीब 72 घंटे के सीक्वेंस को मैं लूंगा। इस 72 घंटे के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस को जो इंस्ट्रक्ट किया है, उस इंस्ट्रक्शन में 4 से 5 बार चेंजेज आए हैं। कभी कहा गया कि जो लेबर बढ़ रहे हैं उनको रोको मत, बढ़ने दो। कभी कहा गया उनको वापस मोड़िए, फिर कहा गया नहीं नहीं उनको आने दीजिए। मेरी बातें समझ रहे? तो ये चीजें ये बतलाती हैं कि कहीं ना कहीं जो है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की स्थिति में है एडमिनिस्ट्रेशन भी, और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की स्थिति में है सरकार भी। तीसरी चीज अगर आप देखें, थोड़ा सा आप पर्सपेक्टिव को फैलाता हूं, आप बतलाइए सरकार एक और कह रही है, एक और सरकार यह कह रही
कि स्कूल प्रबंधन पेरेंट्स पर फीस के लिए दबाव न बढ़ाए। सरकार ने लगातार ये कहा या नहीं कहा? दूसरी ओर सरकार स्कूल प्रबंधन पर इस बात के लिए दबाव बना रही है कि स्कूल प्रबंधन अपने स्टाफ, शिक्षक, टीचिंग या नॉन टीचिंग जो है उनको समय पर सैलरी उपलब्ध करवाए। क्या इन दोनों में इनकंसिस्टेंसी नहीं दिखाई पड़ती आपको? अगर वो फीस नहीं लेंगे तो फिनेंशियल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी स्कूल प्रबंधन के लिए प्रभावित होगी या नहीं? और अगर वह प्रभावित होगी अवेलेबिलिटी, तो क्या वो अपने स्टाफ्स को समय पर वेतन दे पाने की स्थिति में होंगे? एक और सरकार कंपनियों से कहती है, आग्रह करती, इवन डोमेस्टिक हेल्पर्स जो है, तो लोगों से, नागरिकों से यह आग्रह किया जाता कि लॉकडाउन की अवधि में भी वो उनकी सैलरी ना रोके, उनका तनख्वाह ना रोके। दूसरी ओर अगर आप देखें तो सरकार खुद कह रही है कि चले आप दुकान खोल सकते, लेकिन 1/3 स्टाफ होने चाहिए, 1/3 स्ट्रेंथ होना चाहिए, 50% स्ट्रेंथ होना चाहिए। और सरकार खुद आगे बढ़ करके उन्हें किसी भी प्रकार का असिस्टेंस देने के लिए तैयार नहीं, उनके लिए कोई पैकेज देने के लिए तैयार नहीं है। एक और सरकार मकान मालिकों से कहती है कि आप किराए के लिए दबाव ना बनाएं। दूसरी ओर सरकार जो मजदूर घर की ओर वापस लौट रहे उनके लिए किराया उपलब्ध करवा रही है, उनसे किराए की वसूली कर रही है। क्या ये इनकंसिस्टेंसी नहीं है? सवाल यह उठता कि प्रधानमंत्री केयर, पीएम केयर फंड में जो राशि जा रही है, क्या उस राशि से किराया नहीं उपलब्ध करवाया जा सकता था? रेलवे ने 151 करोड़ की जो राशि पीएम केयर फंड में उपलब्ध करवाई, क्या पीएम केयर फंड में उस राशि का भुगतान करने की बजाय एक स्पेशल फंड क्रिएट करके रेलवे अपने सोशल ऑब्लिगेशन को पूरा करने की कोशिश नहीं कर सकती थी? मजदूरों को सुरक्षित रूप से बिना उनसे किराए की वसूली किए क्या उनके घरों तक नहीं पहुंचाया जा सकता था? अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि पूरी तरह से वेरीफाइड सूचनाएं आप तक पहुंचा सकूं, लेकिन अनवेरीफाइड जो सूचनाएं हैं उसको मैं डिस्कस जरूर करना चाहूंगा ताकि आप नजर रखें और आगे वेरीफाई आप भी कर सकें। और प्रवासी भारतीय जो जिनको लाया जा रहा है उनके संदर्भ में दो सूचनाएं हैं। एक सोर्स कहता है कि किराए को उनसे वसूला जाएगा और दूसरा सोर्स कहता है कि सरकार अपने खर्च पर उनको वापस देश ला रही है। दूसरी ओर आपको देश के भीतर जिन प्रवासी श्रमिकों को आप एक स्थान से उनके मतलब प्रवास के स्थान से उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं, उनसे आप किराए की वसूली कर रहे हैं। दूसरी चीज अगर देखें तो जो प्रवासी अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं उसमें श्रमिक भी हैं और उसमें छात्र भी हैं। छात्रों के साथ अलग ट्रीटमेंट है और श्रमिकों के साथ अलग ट्रीटमेंट है। क्या ये इनकंसिस्टेंसी को नहीं दर्शाता? उन छात्रों को लेकर सरकार कहीं ज्यादा चिंतित दिखाई पड़ती
लेकिन ये श्रमिक उनके लिए कहीं चिंता के केंद्र में नहीं है। बहुत सारे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर निकट भविष्य में मिलेगा। और इसलिए वेरी फर्स्ट डे मैंने जो बातें आपके सामने की थी वह यह कि सरकार के द्वारा कोरोना क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो भी स्टेप लिए जा रहे हैं, हमें लगता है उनको क्रिटिकल नजरिए से हमें देखना चाहिए। क्योंकि अगर यह क्रिटिकल नजरिया नहीं होगा तो शायद लर्निंग नहीं हो पाएगी, और लर्निंग अगर नहीं होगी तो प्रेजेंट में तो हम लूज कर ही रहे हैं, फ्यूचर में भी हम लूज करेंगे। जहां तक कुणाल जी के प्रश्न का कंटेक्स्ट है, तो इनका प्रश्न है बिहार सरकार की रोजगार सृजन कहां तक समस्या का हल हो सकता है। तो कुणाल जी ये बेहतर आप बतला सकते हैं कि पिछले 5-6 वर्षों के दौरान बिहार में बेरोजगारी को लेकर क्या हालात है, और अगर बेरोजगारी में कमी आ रही है, रोजगार का सृजन हो रहा है, तो आखिर क्या कारण है कि बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन जो है उसमें करीब करीब 2012-13 से 2016-17 तक 17% का उछाल आता है। और सर्तिया मैं कह सकता हूं कि 2017-18 से अब तक गरीबी की समस्या बिहार में और अधिक गहन हो चुकी होगी। यहां पर ध्यान रखें बंधु, किसी भी सरकार का बजट पढ़े, किसी भी सरकार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़े, तो आपको लगेगा इतने विजन के साथ सरकार काम कर रही है कि अगले 6 महीने से साल भर के अंदर होते होते सारी समस्या का हल हो जाएगा। देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन टू बी एंड शुड बी। जो पेपर पर दिखता है और जो उनमें से कितनी चीजें हैं जो जमीनी धरातल पर उतर पा रही। गरिमा ने एक प्रश्न किया है कि सर व्हाई देयर इज ऑलवेज इमैच्योरिटी शोन इन गवर्नमेंट एक्शन व्हेन we are having so called think tank comprises of many experienced members। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद गरिमा नीति आयोग की ओर इशारा कर रही है। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि नीति आयोग किस विजन से काम कर रही है, किस विजन से काम कर रहा है, और कोरोना क्या मैसेज दे रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान नीति आयोग ने पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन को लेकर अपने विजन को सामने रखा है, और नीति आयोग को सारी समस्या का हल प्राइवेटाइजेशन में दिख रहा है। उसको लगता है कि एजुकेशन और हेल्थ ये दो ऐसे सेक्टर हैं कि अगर इनको प्राइवेट सेक्टर के भरोसे कर दिया जाए तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। जबकि कोरोना क्राइसिस ने पब्लिक हेल्थ के रिक्वायरमेंट की ओर इशारा किया है। आज आप जाकर के देखें प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले कितने डॉक्टर हैं और कितने हॉस्पिटल हैं जो इस कोरोना क्राइसिस के दौरान काम कर रहे हैं।
कितने डॉक्टर की ओपीडी कंटिन्यू कर रही है, आप जाकर के देखें। और सार्केस्टिक फॉर्म में मैं कहना चाहूंगा, जितने बड़े नेता हैं, एमपी, एमएलए, मंत्री, जितने बड़े अधिकारी, सारे के सारे लोग होम क्वारंटाइन हो चुके हैं। 95% डॉक्टर्स जो हैं होम क्वारंटाइन हो चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि थिंक टैंक की जरूरत क्या है। जब सौरव गांगुली के क्रिकेट कैरियर में चढ़ाव आ रहा था, तो अक्सर बंगाली कहा करते थे कि दादा बैटिंग भी करता है, दादा बॉलिंग भी करता है, दादा फील्डिंग भी करता है, दादा को कप्तान बना दो। तो जब निर्णय प्रक्रिया का केंद्रीकरण होगा, एक या दो या तीन व्यक्ति ही सारे निर्णय लेंगे। वेरी फर्स्ट डे की बात कर रहा हूं। ये क्राइसिस जितना बड़ा था, भले भारत में या देर से आया, लेकिन इस क्राइसिस के भारत में आने के पहले ये चीजें स्पष्ट हो चुकी थी कि दुनिया उस संकट का सामना कर रही है जो संकट अब तक के संकटों से सबसे ज्यादा गंभीर है और सबसे ज्यादा बड़ी है। पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर फेज की बात में कर रहा हूं, और देर सवेर भारत को भी इस संकट की चपेट में आना है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि वह क्राइसिस जो नेशनल न रह करके इंटरनेशनल क्राइसिस है, उस इंटरनेशनल क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने के लिए एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत होगी, राष्ट्रीय सहमति की जरूरत होगी। और उस राष्ट्रीय सहमति के लिए आवश्यकता इस बात की थी कि एक ओर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को इंगेज करने की कोशिश करती वेरी फर्स्ट डे से, दूसरी ओर रूलिंग पार्टी चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, वो ऑपोजिशन को इंगेज करने की कोशिश करते। सरकारों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सिविल सोसाइटी को इंगेज करने की कोशिश की जाती। और अगर ऐसा किया जाता तो एक बेटर चेक एंड बैलेंसेज भी काम करता और एक बेहतर सहयोगात्मक वातावरण निर्मित होता। ये बातें स्पष्ट हो रही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेस्ट उसके बाद की चीजों से आप परिचित हो। और कुछ यहां तक में, क्योंकि समय भी हमारे हो चुके हैं। क्या कोई प्रश्न है? तो चलिए आज के डिस्कशन को यहीं पर रोकता हूं। नेक्स्ट ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कल होगा या नहीं, या परसों होगा, और टॉपिक क्या होगा ये भी पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट।